अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ज़फ़र है। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। हमास और इसराइल के बीच में जो वॉर चल रही है उसकी अपडेट मैं आप लोग के साथ रोज़ शेयर करती हूँ। और आज की जो अपडेट है वो ये कि इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें गज़ा आफ्टर वॉर का प्लान जारी किया है। कल मैंने आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेशन दी एंड इसराइली फोर्सेस ने स्टार्ट कर दिया है। ऑपरेशन दी एंड से तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये वॉर एंड होने वाली है, लेकिन ये वॉर इस तरीके से एंड नहीं होगी कि जिसमें सीज़ फायर होगा या कोई पीस की बात की जाएगी, बल्कि मोर डिस्ट्रक्टिव प्लान इन्होंने जारी किया था। लेकिन आज इस्राइली डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गज़ा आफ्टर वॉर का प्लान जारी किया है कि वॉर के बाद जब वॉर एंड होगी तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी गज़ा में। लेकिन इसकी पहली शिक से पता चलता है कि ये लोग वॉर को मज़ीद प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, और वो ये कि गज़ा में से जब तक हमास का एक भी एहलकार उसको मार नहीं दिया जाता तो तब तक ये वॉर जारी रहेगी। तो दूसरी शिक के बारे में अगर बात की जाए तो ये कि गज़ा को गवर्न कौन करेगा, इसके हवाले से भी इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया है कि गज़ा को गवर्न ऑब्वियसली इसराइल करेगी, लेकिन वो मल्टीनेशनल फोर्सेस बनाएंगे। मल्टीनेशनल फोर्सेस से क्या मुराद है उनका? मल्टीनेशनल फोर्सेस में वो वेस्टर्न कोalition फोर्सेस बनाएंगे, जिस तरह आप लोग कहते हैं कि आप लोग को पता है कि नेटो फोर्सेस हैं जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ की मुख्तलिफ फोर्सेस शामिल हैं। तो इसी तरह वेस्टर्न कोalition फोर्सेस सिक्योरिटी फ़राहम करने के लिए गज़ा में तैनात की जाएँगी, और वो ही फर्दर गवर्न भी करेंगे जब तक कोई और डेमोक्रेटिक वो प्लान नहीं कर देते। तो इससे पता चलता है कि ये इसराइल सोच रहा है कि गज़ा को फुली कंट्रोल कर लिया जाए। और तीसरा पॉइंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने शेयर किया है वो ये कि गज़ा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, और गवर्न करने के लिए भी 2 हिस्सों में 2 मुख्तलिफ फोर्सेस जो हैं मल्टीनेशनल फोर्सेस उनको तैनात किया जाएगा, ताकि फुल ऑन शुरू के डेज़ में सिक्योरिटी रखी जाए। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जब नॉर्दर्न गज़ा में इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया था तो 2 मिलियन तकरीबन लोग जो थे वो डिस्प्लेस हो गए थे और वो साउदर्न की तरफ आ गए थे। तो अब साउदर्न और नॉर्दर्न गज़ा में भी दोनों जगहों पर, पहले नॉर्दर्न साइड पे तो वो उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट किया था जिसमें सर्जिकल ऑपरेशंस हो रहे थे, लेकिन अब साउदर्न गज़ा में भी उन्होंने एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया है। रफ़ा जो कि बहुत ज़्यादा एक पीस एरिया कंसिडर किया जा रहा था कि एक सेफ ज़ोन है, जब गज़ा में उन्होंने इन्वेड करना स्टार्ट किया था इसराइली फ़ोर्सेस ने, और रफ़ा को समझा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा पीसफुल एरिया है और यहाँ पर कैंप्स भी लगाए गए थे, जो नॉर्दर्न गज़ा से यहाँ पर मूव होके आए थे। तो कल गज़ा के इलाके रफ़ह में भी बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स हुई है कैंप्स के अंदर, और बहुत ज़्यादा डेडली सिचुएशन है वहाँ पर। तो इससे ये पता चलता है कि अब जब उन्होंने अपना प्लान जारी किया है कि गज़ा दी एंड ऑपरेशन, तो अब वो पूरे गज़ा को टेक ओवर करने के बारे में सोच रहे हैं। इसमें इसराइल अकेला है। आई डोंट नो, मुझे यूएस की जो पॉलिसी है वो समझ नहीं आती है। एंटनी ब्लिंकन भी कल इसराइल पहुँचे हैं और उन्होंने कहा है कि इसराइल के लिए गज़ा को टेक ओवर करना और गवर्न करना इसराइल की अपनी सॉवरेनिटी के लिए अच्छा नहीं होगा, और ये अच्छा साबित नहीं होगा, और यूएस इस फैसले को सपोर्ट नहीं करता। आई डोंट नो, यूएस शायद अब सेफ प्ले कर रहा है, जो बाइडेन जो है वो अब सेफ प्ले करें, क्योंकि पूरी दुनिया की जो उँगलियाँ थी वो यूएस और इसराइल दोनों पे उठने लगी थी, और सबसे पहले यूएस भी सपोर्ट कर रहा था, और अब इस साल क्योंकि इस बार यूएस में इलेक्शंस में और जो बाइडेन आई थिंक ये सेफ प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया जो बाइडेन को ब्लेम कर रही है, और जो रीसेंट पोल हुआ है उससे पता चला है कि 25% लोगों ने सिर्फ कहा है कि जो बाइडेन को आना चाहिए, बाकी जो 75% लोग हैं वो लोग जो बाइडेन के अगेंस्ट हो चुके हैं। तो ये एक यूएस के जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उनके लिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन है इस टाइम, क्योंकि इस साल वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट भी हैं, और इस टाइम सिचुएशन ऐसे लग रही है कि शायद ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाए। तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन जो बाइडेन के लिए इस वक्त, ये स्टांस लेना जो बाइडेन की अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है कि वो लोग नहीं चाहते कि गज़ा में इज़राइली गवर्नमेंट आए, जबकि वो लोग चाहते हैं कि गज़ा के रहने वाले लोग ही उसको गवर्न करें। तो एक बड़ी डिप्लोमेटिक सिचुएशन है। दूसरी बात ये है कि जब से 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ है, तब से अल-अक़सा मॉस्क में पाबंदी लगी है कि लोग मुसलमान जो हैं वो वहाँ पर इबादत नहीं कर सकते। तो आज फ्राइडे है, अल-अक़सा मॉस्क में बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए, तो वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक इज़राइली फ़ोर्सेस ने स्टार्ट कर दी, जिसके नतीजे में भी
कई पैलेस्टीनियन मुस्लिम जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि वेस्ट बैंक के अलावा गज़ा स्ट्रिप, इसके अलावा जो लेबनान का बॉर्डर है वहाँ पर रेड सी और ईरान में बॉम्ब ब्लास्ट, तो पूरा वेस्ट एशिया जो है वो इस टाइम बहुत थ्रेट ज़ोन में है, वॉर ज़ोन के अंदर है और सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। अच्छा, लास्ट में जो मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग के साथ बात शेयर करनी थी, वो ये कि ये जो गज़ा आफ्टर वॉर प्लान जारी किया है, इस पे जो इस्राइली गवर्नमेंट है, वो डिवाइडेड है। ये गज़ा आफ्टर वॉर का प्लान इस्राइली कैबिनेट ने जारी किया है और उसमें प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की रज़ामंदी शामिल नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं इसराइल के, उनके अकॉर्डिंग ये वॉर प्रोलॉन्ग होनी चाहिए, यानी कंटिन्यू रहनी चाहिए, जबकि कैबिनेट चाहती है कि ये वॉर एंड हो जाए। और एक ये भी बहुत ज़्यादा मतलब आसार नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसराइल में दोबारा से इलेक्शन हो, क्योंकि रीसेंट जो पोलिंग हुई है उससे पता चलता है कि 85% लोग चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को हटा दिया जाए। इवन उनकी जो पार्लियामेंट है वो भी अगेंस्ट हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के। अमूमन देखा जाता है कि जो भी वॉर ज़ोन में प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हीरो बन के उभरते हैं। लेकिन इस टाइम प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू शुरू के डेज़ में तो बहुत ज़्यादा हीरो बन के उभरे थे, लेकिन अब उनके अगेंस्ट ही सारा कुछ हो गया है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो इसराइल की गवर्नमेंट है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। इसके अलावा जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिसको बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड कंसीडर किया जाता है कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट खुफिया एजेंसी है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। उस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने अटैक किया था इसराइल में, वो म्यूज़िकल इवेंट हो रहा था वहाँ पर। और म्यूज़िकल इवेंट के अंदर हमास ने वहाँ पर अपने लाइक बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दी थी। तो अब वहाँ के लोग जो ऑब्वियसली इससे मुतासिर हुए और बहुत सारे लोगों को जो अगवा कर लिया हमास ने, तो उनके रिश्तेदार, उनके पेरेंट्स इस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या मोसाद को मालूम नहीं था कि हमास अटैक करने वाला है? ये एजेंसी जो है वो किसी काम की नहीं है और हम मोसाद पर जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर दिया इसराइल के अपने ही लोगों ने। लेकिन अब मोसाद ने अपने इमेज को ठीक करने के लिए कुछ मोस्ट वांटेड हिट लिस्ट को जारी किया है, जिसमें हमास के कमांडर्स शामिल हैं और उनको टारगेट बनाने के लिए पिक्चर शेयर की हैं और अपना इमेज सेव करने के लिए भी पिक्चर शेयर की हैं, ताकि जो लोग अगेंस्ट हो रहे हैं उनकी अपनी एजेंसी के कि लोग क्या मोसाद जो है वो सिक्योरिटी देने के काबिल नहीं है इसराइली लोगों के, क्योंकि जो म्यूज़िकल इवेंट हुआ था वो मैं आपको बताती चलूँ, वो गज़ा स्ट्रिप से 5 किलोमीटर दूर हुआ था और हमास के लिए वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा ईज़ी था। तो इसलिए लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं इसराइल पर, इस टाइम इसराइली गवर्नमेंट पे ख़ास तौर पे, और ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले महीने या उससे अगले महीने में इलेक्शन ज़रूर होंगे हाँ, इसराइल के अंदर। और एक तरफ वॉर चल रही है और एक तरफ इलेक्शंस हो रहे हैं, तो बड़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन इटसेल्फ इसराइल के लिए, और उस टाइम बहुत सीवियर किस्म की बायकॉटिंग मूवमेंट भी चल रही है इसराइल के अगेंस्ट। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर क्लिक करें और फीडबैक मुझे ज़रूर दें अगर आप मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं हमास और इसराइल वॉर के हवाले से। लेकिन मैं रोज़ जो भी अपडेट्स हो रही हैं वो मैं डेली आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और ऑथेंटिक वीडियोज़ जो हैं वो भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जितनी हो सकती है, क्योंकि अपनी वीडियोज़ को भी मैंने थोड़ा प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यूट्यूब जो है वो